हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशंस की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर है। और ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 5 है, जिसका टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की और फ्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और वो किस पे डिपेंड करती हैं। तो हम अगर जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें, तो बेसिकली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। उनके नंबर पे डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो हम क्या कहेंगे? those physical properties of the solution which depends upon the number of moles of solute particles present in the solution but not on their nature are called as colligative properties। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, उनका नेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, उनके नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी उतनी ही ज्यादा होंगी। मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। दीज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल्स जहां जहां इन्वॉल्व है, वो सारे टर्म्स यहाँ आ जाएंगे। तो जैसे हमने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, तो सॉल्यूट के मोल्स भी बढ़ेंगे। या यूं कहते हैं, सॉल्यूट के मोल्स बढ़ रहे हैं तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और ऐसा होने से सॉल्यूशन की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेगी। राइट, तो हम ये कह सकते हैं दीज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो है, वो डिपेंड करती हैं सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम के अंदर, उस पे भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। राइट, तो देखिए ध्यान से आगे। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज होंगे तो ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट। इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि इक्विमोलर का मतलब है कि जब मोलैरिटी सेम हो अलग अलग सॉल्यूशंस की, और उनको हम कह सकते हैं इक्विमोलर, या उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम हो पर यूनिट वॉल्यूम। राइट, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर सेम है तो भी वो इक्विमोलर है, और उनकी मोलैरिटी सेम है तो भी वो इक्विमोलर सॉल्यूशन है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस अगर आपने लिए हैं और उनका इक्विमोलर सॉल्यूशन लिया है, अब यहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं जो हम बात कर रहे हैं, वो नॉन वॉलेटाइल हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि इजीली वो वेपर नहीं बनाते हैं, वॉलेटिलिटी शो नहीं करते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी वाटर में डिसॉल्व करने पर वो आयोनाइज नहीं होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसे। राइट, तो जो नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के इक्विमोलर सॉल्यूशन होते हैं, उनमें भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज सेम होती है। क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। और जब आपने सॉल्यूशन ही इक्विमोलर लिया है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम लिए हैं, मोलैरिटी सेम ली है, तो ऑब्वियसली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी सेम आएगी। तो क्या कहा? इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस कौन है? नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट have the same values of colligative properties। Okay students, अब आगे देखिए। colligative properties are the properties of dilute solution। dilute solution क्या होता है? ऐसा solution जिसमें solute की क्वांटिटी बहुत ही कम है और solvent की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे solution की प्रॉपर्टीज होती हैं colligative properties। यानी जब हम colligative properties की बात कर रहे हैं, तो उनका मीनिंग, उनका सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ज्यादा है, या डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में आती हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। राइट, अब जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो फोर टाइप्स की होती है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस आर ऑफ फोर टाइप्स। देखिए ध्यान से कौन कौन सी है वो फोर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थ्री क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे: रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, जो कि है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए ध्यान से।
देखिए स्टूडेंट्स, जब आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो पहले आपको वेपर प्रेशर का आइडिया होना चाहिए, जो कि हमने सॉल्यूशंस के प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग की। तो पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। फिर जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ जाएगा तो हम आराम से समझ पाएंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, देखो स्टूडेंट्स ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे। नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा सॉल्यूट जो आयोनाइज नहीं होता है। राइट, तो हम क्या कह रहे हैं, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल एंड अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ प्योर सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लोअर्ड। यानी कि किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर आपने कोई नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, तो उसको डिसॉल्व करने से उस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, लोअर्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है उसको समझिए ध्यान से। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो तो हमेशा ही प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम आएगा। और ऐसा इसलिए होता है कि जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, और जब आपने सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है तो सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन करके उतने मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्शन में इन्वॉल्व करने से सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, और उतने मॉलिक्यूल्स जो इंटरेक्शन कर रहे हैं सॉल्वेंट के उनका एवोपरेशन नहीं हो पाएगा। और जब एवोपरेशन या वेपराइजेशन नहीं होगा तो वेपर नहीं बन पाएगी, और वेपर नहीं बन पाएगी तो वेपर प्रेशर भी काउंट नहीं होगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से देखिए, इट मीन्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा ही कम आता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, क्योंकि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। कब? जब सॉल्यूशन बनता है तब, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तब। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लेसर सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर एवोपरेशन। सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम अवेलेबल हैं, उनके अंदर कम सरफेस एरिया है जो एवोपरेशन के लिए या वेपराइजेशन के लिए अवेलेबल है। इन शॉर्ट ये कहते हैं हम कि सॉल्यूशन के अंदर कम मॉलिक्यूल्स वेपर बना पाते हैं, सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स की वेपर बनती है। अब जब कम मॉलिक्यूल्स की वेपर बनेगी तो वेपराइजेशन भी कम होगा, वेपर भी कम मॉलिक्यूल की बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इस तरह से जो प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिलाया गया, जिससे कि जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कम आया, इसी को ही बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे देखिए, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कि अब आपको जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ गया है तो रिलेटिव लोअरिंग के लिए आप क्या कह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुई वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में कितनी है, इसी को ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन with respect to that of pure solvent vapor pressure is called as relative lowering of vapor pressure. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो हम ये कह देंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा डेल्टा पी, इट इज इक्वल टू पीओ माइनस पीएस, वेयर पीओ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, lowering in vapor pressure with respect to that of vapor pressure of pure solvent, that is PO minus PS upon PO। PO minus PS को आपने क्या बोला है, डेल्टा P, तो डेल्टा P upon PO को भी relative lowering in vapor pressure बोल सकते हैं। From Raoult's law for solution containing non-volatile solute, जो राउल्ट्स लॉ आपने पढ़ रखा है किनके लिए, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। ये हमने डिराइव भी कर रखा है, इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है प्रीवियस वीडियोस में, जाके आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। कहां से आया ये, राउल्ट लॉ से आया। और राउल्ट लॉ में भी कहां पढ़ा था हमने, जहां हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, ऐसे सॉल्यूशंस की जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। अब आगे देखिए,
तो हम क्या कह देंगे, सो PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट, क्योंकि क्या कहा गया, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। तो आपने कह दिया PO माइनस PS अपॉन PO, ये तो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। अब क्योंकि अगर हम बात करें फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्वेंट का मोल सॉल्यूट के मोल से ज्यादा होता है, और जब आप वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट के मोल्स सॉल्यूट के मोल्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होंगे, तो हम क्या कह देंगे, एन सॉल्वेंट वेरी 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 ग्रेटर देन एन सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा कि जब आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करोगे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सॉल्वेंट के मोल्स के अंदर सॉल्यूट के मोल्स मिलाए जाएं तो भी वो नियरली इक्वल टू सॉल्वेंट के मोल्स ही होंगे, क्योंकि सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ज्यादा है, राइट। तो हम क्या कह देंगे, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट इज नियरली इक्वल टू एन सॉल्वेंट। तो हमारे फॉर्मूले में इसको पुट कर दें, क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पीओ दैट इज रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ। ये क्या हो जाएगा, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। एन सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो हो जाएगा एन सॉल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एन सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सो एन सॉल्वेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्वेंट। ये दोनों फॉर्मूला जो है एन सॉल्यूट का और एन सॉल्वेंट का, ये यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला, दोनों वैल्यूज हमने जब पुट कर दी हमारे फॉर्मूले में एन सॉल्यूट की और एन सॉल्वेंट की, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का डेल्टा पी अपॉन पीओ, या हम कहते हैं पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ, ये आएगा डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू एम डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू एम डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट, और आप ऐसे भी कह सकते हैं डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्वेंट, राइट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एम डब्ल्यू सॉल्यूट आपको जनरली क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और एम डब्ल्यू सॉल्यूट निकालने के लिए ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, और वैल्यूज पुट करके आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉन वोलेटाइल हर बार लिखा हुआ मिलेगा, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ये नॉन वोलेटाइल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो हम जैसे जैसे आगे लेक्चर्स देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये वोलेटाइल हो जाए तो क्या होगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तब ये राउल्स लॉ के हिसाब से रिलेटिव लोवरिंग इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो ये फॉर्मूले से सॉल्व होगा क्वेश्चन, राइट। तो देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास है 40। अब यहाँ पे देखो मोलर मास आपको दे रखा है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कितना मोलर मास है, वो 40 आपको दे रखा है, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, यानी वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज करना है, 80%। तो यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है लेफ्ट साइड वाला, ये आपको दे दिया है, कितना मास है वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डब्ल्यू सॉल्यूट जो कि डिसॉल्व किया जाए 140 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में, ऑक्टेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते हैं C8H18 हो जाएगा। तो एम डब्ल्यू सॉल्वेंट आप आराम से निकाल सकते हैं, एम डब्ल्यू सॉल्यूट क्वेश्चन में दे रखा है, डब्ल्यू सॉल्वेंट भी क्वेश्चन में दे रखा है, डब्ल्यू सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, और ये जो लेफ्ट कंपोनेंट है पीओ माइनस पी एस अपॉन पीओ, ये इस 80% वाले कंसेप्ट से आ जाएगा। तो आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ, वो होता है डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट, और एम डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट, राइट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में बात कही गई है कि वेपर प्रेशर को 80% तक लेके आना है, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना हो गया 100, तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा 80% के हिसाब से 80। आप इसको 10 और 8 मान के भी कर सकते हैं, आप इसको 1 और 0.8 मान के भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन हम जब परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से ये 100 हो गया, पीओ तो पीएस हो जाएगा 80। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, जैसा मैंने कहा फॉर्मूला क्या है मोलर ऑक्टेन का, C8H18, कार्बन का मास होता है 12, 12 इंटू 8 96, और हाइड्रोजन का होता है 1, 1 इंटू 18, तो 96 प्लस 18 करेंगे तो 114 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, तो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट 100 माइनस 80 अपॉन 100, 100 क्या है पीओ, पीएस कितना है 80 अपॉन पीओ 100 हो जाएगा,
W सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में दे रखा है 40, मास इन ग्राम ऑफ ऑक्टेन जो डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली, तो वो है 114, और मोलर मास ऑफ ऑक्टेन भी कितना है 114। 114 से 114 कैंसिल हो जाएगा, 100 में से 80 माइनस किया 20 बचेगा, तो हमारे पास आ गया 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू W सॉल्यूट अपॉन 40, राइट। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करने से 20 अपॉन 100 W सॉल्यूट अपॉन 40, तो W सॉल्यूट आ जाएगा 40 अपॉन 5, या 20 और 100 को सॉल्व कर लिया 1/5 आया, तो 40 अपॉन 5 आ जाएगा। 40 अपॉन 5 होता है 8 ग्राम, यानी 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डिसॉल्व करोगे 140 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में, तब सॉल्यूशन जो बनेगा उसका वेपर प्रेशर 80% हो जाएगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की कंपैरिजन। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात की, जिसका नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, अब हम आगे चलते हैं, सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले स्टूडेंट्स आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ में आना चाहिए क्या होता है, सेकंड मीनिंग समझ में आना चाहिए एलिवेशन का। एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, राइट, सॉल्यूशन का। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर at which its vapor pressure become equal to the atmospheric pressure, that is 1 atm or 76 mm of Hg। यानी कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी 1 एटमॉस्फेयर या 760 mm ऑफ Hg के इक्वल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और आप कह दें 373.15 केल्विन, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 एटमॉस्फेयर पर या 760 mm ऑफ Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो इतना हो जाएगा। यानी अब वो कब होगा, तो वो जो टेम्परेचर होगा वो होगा 373.15 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373.15 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm या 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा। इसीलिए वही टेम्परेचर क्या कहलाया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। अब ये तो बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट की। अब हमें समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसे होता है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से आया। तो देखिए, यहाँ पे भी हम वही बात करेंगे, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ही सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो देखिए, फिर से वही बात कही गई है जो हमने पहले समझाई है। कंसेप्ट वही है जो आपने रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ा है, उसी को ही थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करना है। देखिए ध्यान से, when a non-volatile and a non-electrolyte solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of the solution formed is decreased and its boiling point increases। तो ये बात आपने पहले पढ़ रखी है अभी फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी जिसका अब क्या होगा, जब सॉल्यूशन बन गया उसका वेपर प्रेशर हो गया कम, यानी अब आपको उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले जाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। किसका, सॉल्यूशन का। किसके रेस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या कहेंगे, सो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। इसीलिए ही अब जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा तो हमेशा ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा आएगा प्योर सॉल्वेंट के। तो हम क्या कह देंगे, while the boiling point of solution is always more than that of pure solvent। ध्यान रहेगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम होता है, इसीलिए ही सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा आता है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ सॉल्यूशन का, किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, इसी को ही क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या कह देंगे, दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन as compared to that of pure solvent is called as elevation in boiling point। ओके, अब आगे देखिए। अब अगर हम कह दें कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है TB,
और जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट है T। तो हम कह रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का T, जो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, हायर वैल्यू है। TB जो कि सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर वैल्यू है, कम है। तो T में से TB को माइनस करेंगे तभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जिसको डेल्टा TB से डिनोट करते हैं। तो क्या कहा गया, if the boiling point of pure solvent is TB and that of solution is T, then the elevation in boiling point of solution is delta TB is equal to T minus T. The elevation in boiling point of a solution is directly proportional to the molality of the solution. जो elevation in boiling point of solution होगा, जो solution के boiling point में increase होगा, ये directly proportional है molality of solution के। molality of solution का मतलब है number of moles of solution के, इसीलिए तो ये qualitative property है। भाई molality of solution किस पे depend करती है, number of moles of solute पे। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो ये भी किस पे डिपेंड करना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन के। हम क्या कह देंगे, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या हो गया, मोलैरिटी। हम अच्छे से जानते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। यहाँ केबी क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आइए अब इस केबी की बात करते हैं। अब इस फॉर्मूले में जो हमने m लिखा है, m क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ जो kb लिखा है उसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, राइट। अब मोलैलिटी आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है, क्या होता है मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हम ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो डेल्टा टीबी क्या आएगा, kb इनटू w सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन mw सॉल्यूट इनटू w सॉल्वेंट, राइट। अब यहाँ पे हम अच्छे से जानते हैं कि जो kb है ये तो कांस्टेंट है, डेल्टा टीबी आप ऊपर वाले फॉर्मूले से t माइनस टीबी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, राइट। अब कभी आपसे कहे कि जो kb है इसको आपने क्या नाम दिया है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने मान लिया कि अगर W सॉल्यूट अपॉन MW सॉल्यूट 1 है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1, और उसको आप डिसॉल्व कर रहे हो W सॉल्वेंट 1000 ग्राम में, यानी एक तरह से सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है। इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होगी, 1 मोलर सॉल्यूशन होगा, तभी तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को आप डिसॉल्व करोगे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 1 है, तब डेल्टा टीबी किसके इक्वल आएगा, केबी के इक्वल आएगा। तो हम कह देंगे जो 1 मोलर सॉल्यूशन होता है जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, उस सॉल्यूशन का जो डेल्टा टीबी होगा वही उसका सॉल्वेंट का केबी कहलाएगा। ये केबी किसका होता है, सॉल्वेंट के लिए हम बात करते हैं, तो सॉल्वेंट का केबी इस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए क्या कहा आपने, हेंस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी जो आपका केबी है इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा इन विच 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। इसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। बात समझ में आ गई। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ये इक्वल है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के, जिसमें कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। इन शॉर्ट, इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर, 1 मोलर सॉल्यूशन वही है जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। उस 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा वही उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्वेंट का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, राइट। अब यहाँ पे कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। क्या, पहली बात आप जानते हैं अच्छे से कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 373.15 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन में आपको बॉइलिंग पॉइंट भले ही डिग्री सेल्सियस में दिया हो, आपको बॉइलिंग पॉइंट हमेशा केल्विन में ही यूज करना है। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो डेल्टा टीवी यहाँ पे अपने ऊपर आपने बात की थी, ये जो डेल्टा टीवी है, इस डेल्टा टीवी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप टेम्परेचर केल्विन में लेते हो या डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ये डिफरेंस है। टी माइनस टीबी अगर आपने दोनों टेम्परेचर टी और टीबी अगर केल्विन में लिए हैं तो भी डेल्टा टीबी सेम आएगा, और दोनों डिग्री सेल्सियस में लिए हैं तो भी आंसर डेल्टा टीबी सेम आएगा। तो डेल्टा टीबी में नहीं चेंज आएगा, लेकिन आपको हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को किसमें लिखना है, केल्विन में लिखना है। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, सेल्सियस आपको यूज नहीं करना है। भले ही क्वेश्चन में दे रखा हो, आप उसको कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करना सबको
आपको आता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आप आसानी से कर सकते हैं। केबी ऑफ वाटर, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का है, वो आपको माइंड में होना चाहिए, याद होना चाहिए कितना होता है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। कई बार जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको केबी की यूनिट पूछ ली जाती है, इवन नीट और जेई जैसे एग्जाम में भी इसकी यूनिट पूछ ली जाती है कि केबी जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या है। अब इसमें क्या है, देखो आपको दोनों यूनिट आनी चाहिए, मोलालिटी के रेस्पेक्ट में भी आनी चाहिए और दूसरे केजी और मोल के रेस्पेक्ट में भी आनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, केल्विन मोलर इनवर्स। देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम इंटू केबी। तो केबी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी तो किस में आया, ए में, टेम्परेचर है ना ये। डेल्टा टीबी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने लिखा केल्विन के में, और अपॉन है एम, एम होता है मोलालिटी। तो केल्विन मोलर इनवर्स, एक तो ये यूनिट होगी। अब मोलर को आप क्या लिख सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल। तो आप दूसरी यूनिट क्या लिख सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल। ये दोनों ही यूनिट किसकी है, केबी की, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का केबी और केबी की यूनिट्स, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब आगे देखिए। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प लेते हैं, जहां पे वाई एक्सिस पे हमने ले रखा है वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हमने ले रखा है टेम्परेचर। यहाँ पे हमने कह दिया ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 एटमॉस्फेयर या 760 mm ऑफ एच। यहाँ पर जब लिक्विड का वेपर प्रेशर आ जाएगा तो हम कहेंगे उस टेम्परेचर को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इस वेपर प्रेशर पे जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट मैच करेगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सबसे पहले आपने लिया सॉल्वेंट, आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इतना था यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया, और बढ़ता बढ़ता एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे उसने वेपर प्रेशर वाली लाइन ने बस 180 वाली लाइन को इंटरसेक्ट किया। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वहां पे आपने टेम्परेचर नोट कर लिया, वो है टीबी। टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब आपको पता है कि पहले ही सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, तो ये पॉइंट अगर सॉल्वेंट का यहाँ है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ होगा, इससे नीचे होगा। अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। बढ़ते 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 यहाँ पे इस पॉइंट तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पे पहुंचने पर क्या होगा, हम इस पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये 180 वाली लाइन को, जहाँ इंटरसेक्ट किया वहां पे अपने टेम्परेचर नोट कर लिया, उस टेम्परेचर को नाम दे दिया टी। तो ये टी हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टीबी हो गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे एक्स एक्सिस में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टी की वैल्यू टीबी से ज्यादा है, जितनी ज्यादा है उसको आपने डेल्टा टीबी नाम दिया है। टी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है 180 वाली लाइन को, उसको आपने नाम दे दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट वाली लाइन जो है, वेपर प्रेशर वाली लाइन, वो इस 180 को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को आपने कह दिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व आपको समझ में आना चाहिए, जहां पे हमने ये दोनों बातें एक्सप्लेन की कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है, और डेल्टा टीपी क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन वाले टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O3, मोलर मास 92 ग्राम पर मोल इन वाटर was prepared by dissolving some glycerol in 500 grams of water. This solution has a boiling point of 100.42 degrees Celsius. What mass of glycerol was dissolved to make this solution? Kb of water is equal to 0.512 Kelvin kg per mole. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले जरा उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक ग्लिसरॉल का सॉल्यूशन है, ग्लिसरॉल जिसका मोलर मास आपको दे रखा है 92 ग्राम पर मोल। इसको आपने वाटर में बनाया और बनाने के दौरान आपने कुछ ग्लिसरॉल को 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। अब कितना ग्लिसरॉल डिसॉल्व किया ये नहीं पता है, लेकिन हाँ 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया। और जब डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया 100.42 डिग्री सेल्सियस। अब ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आया, इसकी बेसिस पे आपको पहले कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया कि ग्लिसरॉल का कितना मास डिसॉल्व किया गया इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। अब क्योंकि आपके पास सॉल्वेंट कौन है, वाटर, जिसका केबी आपको दे रखा है 0.512 केल्विन केजी पर मोल, राइट। अब सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पहले आपको डेल्टा टीवी पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पता होना चाहिए। वो क्या होता है, टी माइनस टीबी। टी कितना है 100.42 डिग्री सेल्सियस। टीबी कितना है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस आप ले रहे हैं इसलिए आप इसको डिग्री सेल्सियस में ले सकते हैं। तो 100.42 माइनस 100 कितना आ जाएगा 0.42 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास आ गया डेल्टा टीबी।
अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट इन ग्राम। अब जो वैल्यूज गिवन है उसको पुट कर दीजिए। डेल्टा टीबी है 0.42 डिग्री सेल्सियस, केबी है 0.512, डब्ल्यू सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, 1000 एज इट इज आ जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्लिसरॉल C3H8O3 की हेल्प से आप कैलकुलेट कर लेंगे, 92 आ जाएगा। कैसे आए स्टूडेंट्स 92? 12 3 36 प्लस 8 प्लस 16 3 48, तो 48 प्लस 8 प्लस 36 ऐड करने पर 92 आ जाएगा। और डब्ल्यू सॉल्वेंट दे रखा है 500। जब सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो डब्ल्यू सॉल्यूट हो जाएगा 0.42 इंटू 46 अपॉन 0.512, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो डब्ल्यू सॉल्यूट आ जाएगा 37.73 ग्राम। यानी कि जब आप 37.73 ग्राम ऑफ ग्लिसरॉल को 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है? 100.42 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना हो जाएगा? 0.42 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरह से बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पे बेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्रीज होना। यहाँ पे डिप्रेशन का मीनिंग क्या समझ पा रहे हैं? डिक्रीज होना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज होता है, जो गिरावट होती है, उसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, freezing point of a substance is the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure in the solid phase। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, पर्टिकुलरली हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, जो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर उस सब्सटेंस के लिए जो वेपर फेज में जो आता है, वेपर वेपर प्रेशर जो आता है वेपर फेज में, या हम ये कहते हैं वेपर फेज, वेपर प्रेशर जो आता है सब्सटेंस का लिक्विड फेज में, या वेपर प्रेशर जो आता है सॉलिड फेज में, दोनों फेज में वेपर प्रेशर क्या आएगा? सेम आएगा। और स्टूडेंट्स, जब वेपर प्रेशर दोनों फेज में सेम आता है, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास वो टेम्परेचर क्या हो? फ्रीजिंग पॉइंट। यानी फ्रीजिंग पॉइंट पे ऐसा देखने को मिलेगा कि सब्सटेंस की दोनों फेज का वेपर प्रेशर सेम है, तो हम क्या कह देंगे? एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस the solid phase is in dynamic equilibrium with the liquid phase। यानी क्या होता है कि जब आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हो तो उस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो सॉलिड फेज है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है लिक्विड फेज के साथ, इसीलिए दोनों का वेपर प्रेशर सेम आता है। और ऐसा कहाँ हो सकता है? सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट पे, राइट। तो अब हम क्या करें, अब उसी बात को आगे लेके चलते हैं जो हमने फर्स्ट कंसेप्ट में पढ़ा था, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में। क्या कहा था हमने? When a non-volatile and non-electrolyte solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of the solvent is lowered and its freezing point decreases। क्या कहा गया कि जब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा? जो वैल्यू पहले हाई वेपर प्रेशर पे आ रही थी अब वो लो वेपर प्रेशर पे आएगी, यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी अब क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब देखिए ध्यान से आगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमेशा सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम होता है, तो इसीलिए ही जो सॉल्यूशन बनता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी हमेशा प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कम होगा। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, राइट। और इसीलिए ही जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो भी प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हमेशा कम होता है। ये जो कमी हुई ये जो कमी हुई फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर सॉल्यूशन के, इसी को ही क्या कहा जाता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम क्या कह देंगे? दिस डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है इसका फ्रीजिंग पॉइंट हम मान लेते हैं TF, और जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं T। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का। किसका कम हो गया? सॉल्यूशन का। ये जो कमी आई इसी को क्या बोला गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो हम क्या बोल देंगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू TF माइनस T। डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और T क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट।
अब जैसे आपने कहा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है वो भी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो भैया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी तो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ये भी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो हम क्या बोल देंगे? द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या कह देंगे? डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पे हम इन वैल्यूज की बात कर लें सभी की क्या है। तो के एफ हमको दिखाई दे रहा है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। देखिए अब आगे सबको डिफाइन करते हैं सारे टर्म्स को। तो हम क्या बोल देंगे? यहाँ पे एम क्या है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। के एफ क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, राइट? तो ध्यान रखना है वहां के बी था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में, यहाँ पे के एफ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में। मोलैलिटी का फॉर्मूला सेम है जो वहां पहले पढ़ रखा है। क्या होता है? W solute into 1000 अपॉन MW solute into W solvent in ग्राम। ये वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे तो डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन MW solute इंटू W solvent in ग्राम, राइट? अब यहाँ पे हम अगर डिफाइन करना चाहें इस के एफ को तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि W solute अपॉन MW solute अगर 1 है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1। इसको आपने डिसॉल्व किया W सॉल्वेंट में, इसमें डिसॉल्व किया W सॉल्वेंट में और उसकी कितनी क्वांटिटी ली? 1000 ग्राम। तो डेल्टा TF किसके इक्वल आएगा? KF के इक्वल आएगा, राइट? तो KF को डिफाइन करने के लिए आपने क्या कहा? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करो किसमें? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आएगा वही क्या है? उस सॉल्वेंट का KF। ठीक है? अब देखिए ध्यान से। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? Hence molar depression constant is equal to the depression in freezing point of solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent। जब किसी सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वही सॉल्वेंट का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किसी सॉल्वेंट का उस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बराबर है जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है या जिसमें 1 मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, राइट? अब वहां पे के बी था, यहाँ पे के एफ है और दोनों की वैल्यूज दोनों की यूनिट्स सेम है। वहां पे भी क्या था? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पे क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो के बी की यूनिट्स और के एफ की यूनिट्स सेम है तो क्या कहेंगे? के एफ की यूनिट्स क्या हो जाएंगी? केल्विन के जी मोल इनवर्स या केल्विन मोलर इनवर्स, राइट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सभी जानते हैं कितना होता है? 0 डिग्री कहें या 273.15 केल्विन कहें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहूंगा कि आपको हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट को केल्विन में ही यूज करना है, 273.15 केल्विन ही लेना है। अगर कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आप उसे कन्वर्ट करें केल्विन में। लेकिन हाँ, डेल्टा टीएफ जैसे मैंने डेल्टा टीबी के बारे में कहा था, डेल्टा टीएफ में भी वही कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा कि डेल्टा टीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ता आप टेम्परेचर दोनों डिग्री सेल्सियस में लें या दोनों केल्विन में लें, क्योंकि वो डिफरेंस इन टेम्परेचर है इसलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कहा गया है तो आप उसको पहले कन्वर्ट कर लो केल्विन में और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। केएफ ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, उसका केएफ हमको थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए, रिमाइंड हमेशा रहना चाहिए। कितना है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे भी सेम वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व की हेल्प से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जहाँ पे फ्रोजन सॉल्वेंट है और ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है टी, राइट? और ये क्या हो गया? फ्रोजन सॉल्वेंट, जिसके लिए फ्रोजन सॉल्वेंट ये पहले यहाँ मान लिया हमने फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब आपने क्या किया? जब उसको फ्रीज करना चाहा तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर आ गया सॉल्वेंट के लिए जहाँ पे वो प्योर सॉल्वेंट था, राइट? प्योर सॉल्वेंट आपने ले लिया और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का जिस टेम्परेचर पर दोनों फेज में प्रेशर सेम आया वो आपने मान लिया टीएफ, राइट? ये टीएफ क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो उसका वेपर प्रेशर तो लो है, तो उसको बराबर लाने के लिए आपका पॉइंट और डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर वाई एक्सिस का पॉइंट
एक्स एक्सिस के पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है वो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन T। और ये जब सॉल्वेंट के लिए बात करेंगे तो हो जाएगा TF। वैल्यू ज्यादा किसकी है? TF की। कम किसकी है? T की। ये डिफरेंस क्या कहलाएगा? डेल्टा TF। कर्व किसके बीच में प्लॉट किया गया आपने? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। क्या समझाना चाह रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी सॉल्यूशन का कम आएगा। इधर जैसे यहाँ क्या हो गया था, आपके पास सॉल्वेंट फ्रोजन फॉर्म में आ गया था, लेकिन सॉल्यूशन को फ्रोजन फॉर्म में आने के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा और कम करना पड़ा। राइट, अब आगे देखिए ध्यान से। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहे हैं। 15 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस, 15 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस आपने लिया है, was dissolved in 450 grams of water. The resulting solution freezes at minus 0.34 degrees Celsius. What is the molar mass of the substance? Kf for the water is given 1.86 Kelvin kg mole inverse. क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके पास एक अननोन सब्सटेंस है, उसका मोलर मास नहीं पता कौन है वो, 15 ग्राम उसकी क्वांटिटी ली है और उसको डिसॉल्व किया है 450 ग्राम्स ऑफ वाटर में। जो सॉल्यूशन बना है उसका वो फ्रीज होता है 0.34 माइनस 0.34 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। आपको बताना है जो सब्सटेंस आपने लिया उसका मोलर मास क्या है, और आपको गिवन है Kf फॉर वाटर कितना है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको डेल्टा टीएफ आना चाहिए। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आपने क्या देखा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है, तो डेल्टा टीएफ क्या आएगा? टीएफ माइनस टी। अब क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आप यूज कर सकते हैं, मैंने पहले ही कहा डेल्टा टीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टीएफ है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री माइनस क्वेश्चन में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है कितना है? माइनस 0.34 डिग्री। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 0.34 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, KF इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन MW सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू सॉल्वेंट इन ग्राम। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो डेल्टा टीएफ कितना है? 0.34। राइट, हमने कैलकुलेट कर लिया। KF कितना है? 1.86। डब्ल्यू सॉल्यूट कितना है? 15 और ये है 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है और मास ऑफ सॉल्वेंट है 450। वैल्यूज पुट करके रीअरेंज कर लीजिए। तो आपने वैल्यूज पुट कर दी, अब इसको रीअरेंज कर लीजिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा? 1.86 इंटू 1000 इंटू 15 अपॉन 0.34 इंटू 450। सॉल्व करने पर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास आएगा 182.35 ग्राम पर मोल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होती हैं, कौन कौन से टाइप की होती हैं। सबसे पहले हमने देखा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको पूरा डिटेल में समझा क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखा। फिर हमने बात की बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे आता है, क्या उसका फॉर्मूला है। और फिर हमने उसके बाद बात की फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की। तो इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को कवर किया है। इसके आगे जो 4th क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।